Am I audible? हेलो। यस सर। सोशल फार्मेसी आज हम डिस्कस करेंगे। सोशल फार्मेसी में हम सोसाइटी और फार्मेसी दोनों का साथ में स्टडी करते हैं। ठीक है। हम सभी सोसाइटी के हिस्से हैं। सोसाइटी में लोग रहते हैं, लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है। ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर सोसाइटी ना हो। और सोसाइटी में यदि लोग हेल्थी होंगे तो सोसाइटी हेल्थी होगी। सोसाइटी हेल्थी होगा तो विलेज हेल्थी होगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थी होगी, स्टेट हेल्थी होगी, नेशन हेल्थी होगा, पूरी दुनिया हेल्थी हो सकती है। और सोशल फार्मेसी पढ़ने का हमारा पर्पस ही यही है, ताकि हम पेशेंट को काउंसलिंग दे पाए। हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसा कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। ठीक है। हेल्थ वेल्थ से भी बढ़कर होती है। इंसान जीवन भर पैसा कमाता है, और जब हेल्थ चली जाती है तो उस हेल्थ को वापस रीगेन करने के लिए वो अपनी वेल्थ वेल्थ को इन्वेस्ट करने के लिए या अपनी हेल्थ को वापस लाने के लिए उसकी कीमत चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ठीक है। व्यक्ति स्वस्थ कब रह सकता है? जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट हो। एक एज के बाद हर इंसान का काम करना जरूरी है, दो वक्त की रोटी कमाना जरूरी है। पैसा कमाएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, बीमार पड़ेगा ट्रीटमेंट करवा सकता है। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। और एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है? आपके हुनर से आता है। आप यदि शिक्षा प्राप्त करोगे, आप एजुकेटेड हो, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, हुनर है, कोई स्किल सेट है, तो उसी स्किल्स का आपको कोई ना कोई पैसा देता है। मार्केट में हर इंसान अपने हुनर की खाता है। ठीक है। कोई व्यक्ति जूते सिल के पैसा कमा रहा है, कोई सब्जियां बेच के पैसा कमा रहा है। हर व्यक्ति में कोई ना कोई स्किल होता है। किसी में कोई सेल्समैनशिप कर रहा है, कोई रिटेल शॉप खोल के बैठा है, कोई गवर्नमेंट प्राइवेट, कोई आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है, कोई फार्मास्यूटिकल में काम कर रहा है। हर व्यक्ति अपने किसी न किसी स्किल सेट को सेल कर रहा है, अपने टाइम को सेल कर रहा है, और उसको उसके बदले में पैसा मिल रहा है। और वो पैसे से वो अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है। खाना पीना, कपड़े, मकान, घर, है ना। रोटी कपड़ा मकान इंसान की बेसिक नीड है। इसके बिना इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, और इसके लिए जरूरत पड़ती है पैसे की। जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तभी उसका अकाउंट खुल जाता है। उसको पल पल पे, कदम कदम पर पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो यदि किसी व्यक्ति के पास पैसा है तो वो स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि उसका खान पान अच्छा होगा, उसका रहन सहन अच्छा होगा, है ना। वो अपनी हेल्थ को रीगेन करने के लिए अपने पैसों को खर्च कर सकता है। नहीं तो आपने देखा होगा, गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो को भूखे सोना पड़ता है ना, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है ना। तो हमारे देश में बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है, अभी भी बहुत से लोग काफी पुअर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए एजुकेशन, है ना। और एजुकेशन का लेवल यदि बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट आसानी से मिलेगा, और एम्प्लॉयमेंट यदि आसानी से मिलेगा तो इसका सीधा संबंध हमारे हेल्थ से होता है। ठीक है। और किसी भी सोसाइटी का एक कल्चर होता है, उस कल्चर के हिसाब से वहाँ के लोग रहते हैं और उस कल्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनकी जो पुरानी मान्यताएं रहती हैं वही ट्रांसफर होती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, और इसी हिसाब से वो लोग रहते हैं। तो सोसाइटी में एक कल्चर होता है और वो कल्चर सोसाइटी फॉलो करती है ना। और वहाँ की जो भी रीति रिवाज है वो सब उनको फॉलो करने पड़ते हैं। और उसका भी हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है। जिन देशों में पानी की कमी थी वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई कि भाई पानी कम से कम उपयोग हो। जो ठंडे प्रदेश थे वहाँ का कल्चर अलग है, जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ का कल्चर अलग है। हर 500 किलोमीटर में आप कल्चर को बदलता देखोगे। हर देश का अपना कल्चर होता है, और वहाँ का कल्चर वहाँ के परिवेश के हिसाब से होता है, वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है। जैसे आप देखोगे, जो लोग पर्वत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहां पर घर जो होते हैं वो काफी डिस्टेंस पे होते हैं, दूर दूर घर होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वहाँ लोगों में क्या है, सेल्फ डिपेंडेंसी ज्यादा रहती है ना। आप यदि कल्चर का एक हिस्सा है डांस, आप किसी भी कंट्री का डांस देखो तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से डांस होता है। ठीक है।
तो हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है, और किसी भी देश की गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हेल्थ पॉलिसीज बनाती है। जैसे 1983 में हेल्थ पॉलिसी आई, फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ, सुधार हुआ, उसके जो भी लूप होल्स थे उसको ओवरकम किया गया, और जो भी प्रॉब्लम थे उसके सॉल्यूशन देने के हिसाब से सुधार लाए गए पॉलिसी में। 2000 में आई, 3 में आई, 5 में आई, 15 में, 17 में, इस तरह से मतलब रिवाइज होती है पॉलिसीज। हेल्थ पॉलिसी का उद्देश्य होता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाए, और कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी की वजह से डेथ ना हो। ठीक है। यदि किसी सोसाइटी में बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, इसका मतलब वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है। कहीं पर बर्थ रेट ज्यादा है लेकिन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, मतलब प्रेग्नेंट वुमेन की जान जा रही है प्रेगनेंसी की वजह से, या छोटे बच्चों की जान जा रही है, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उस कंट्री में कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर है। ठीक है। तो हर कंट्री डेवलपमेंट चाहती है, विकास चाहती है, और विकास मल्टीपल डायरेक्शन में, मल्टीपल डायमेंशंस में होना बहुत जरूरी है। और एक हिसाब से इक्वालिटी भी होनी चाहिए, इक्विटी भी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो कंट्री डेवलप हो पाएगी। पुअर्टी नहीं होना चाहिए, एजुकेशन का लेवल इम्प्रूव करना है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम होनी चाहिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होनी चाहिए, है ना। ये सारी चीजें अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम को दिखाती हैं, जिससे कंट्री की ग्रोथ हो सकती है। और हमारा जैसे अभी विकासशील देश है, तो ये विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। यदि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ेगी तो रिसोर्सेस तो वही रहेंगे, है ना। धरती का साइज तो बढ़ने वाला है नहीं, उतना ही रहेगा। ठीक है। और लोग बढ़ते चले जाएंगे तो फिर अव्यवस्था होगी, है ना। गला काट कंपटीशन आएगा, लोगों में जेलसी आएगी, क्राइम बढ़ेगा, है ना। तो और वैसे भी जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है वो नक्सलाइट बन जाते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। कोई टेररिस्ट भी बन सकता है, कुछ नहीं आ रहा तो लोग उसको गन चलाना सिखा देंगे, है ना। वो सुपारी लेना शुरू कर देगा, तो समाज में क्राइम बढ़ेगा, रेप बढ़ेगा, कालाबाजारी बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, मारपीट बढ़ेगी। तो इन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, शिक्षा। और शिक्षा यदि है तो डेवलपमेंट फास्ट होगा हमारी कंट्री का। और हर व्यक्ति को निशुल्क शिक्षा मिलनी भी बहुत जरूरी है ना। जैसे आपने देखा होगा 8वीं तक की शिक्षा निशुल्क रहती है ना। हर बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि वो स्कूल में दाखिला ले, नर्सरी करे, है ना। और स्कूलिंग कम से कम इतना पढ़ा पढ़ा लिखा हो कि उसको हिंदी पढ़ना आए, लिखना आए, और उसको गणित के जोड़ घटाना, गुणा भाग, इतना पैसों का हिसाब उसको कम से कम समझे। हमारे देश में हर वो व्यक्ति जो हिंदी पढ़ और लिख सकता है वो अनपढ़ की कैटेगरी में नहीं आता है। हर वो व्यक्ति एजुकेटेड है जो लिख पढ़ सकता है, उसको एजुकेटेड की श्रेणी में ही रखते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि हमारे देश में ऐसे केवल 5-6% लोग ही है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और 2% 1% ऐसे लोग हैं जो पीएचडी की पढ़ाई करते हैं। बाकी ग्रेजुएशन के बाद लोग ज्यादातर जॉब करना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद पढ़ने के जो रेशो है वो काफी कम होता चला जाता है। लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा का सीधा संबंध स्वास्थ्य से है, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ, है ना। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग अभी फार्मेसी करोगे तो आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 महीने की, 500 घंटे की ट्रेनिंग, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर डाल सकते हो, या आप रिटेल शॉप के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हो, स्टॉकिस्ट बन सकते हो, है ना। तो इसके लिए आपको 500 घंटे की प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंडेटरी है, उसके बाद ही आपको ड्रग लाइसेंस दिया जाएगा, और इस लाइसेंस के बेसिस पे आप ड्रग की सेलिंग कर सकते हो, ड्रग का पोजीशन कर सकते हो, अपने अधिकार क्षेत्र में दवाइयों को रख सकते हो, दवाइयों को बेच सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। तो ये सारे आपको अधिकार मिल जाएंगे। ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस में भी आप डील कर सकते हो। मेडिकल डिवाइसेस में आता है हर वो इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर के आसपास, आपने देखा होगा ऑपरेशन थिएटर में काफी डिवाइसेस यूज होते हैं। डॉक्टर के पास आपने स्टेथोस्कोप देखा होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर देखा होगा। स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को सुनते हैं, है ना, हार्ट साउंड को सुना जाता है, और स्फिग्नोमैनोमीटर से
बीपी को मेजर किया जाता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो आप मेडिकल डिवाइसेस में डील कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीजें हम सोशल फार्मेसी में पढ़ते हैं। इसमें आपको हेल्थ इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना होता है। ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स क्या होते हैं जो किसी चीज की तरफ इंगित करें। तो सोसाइटी में कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो हेल्थ को इंडिकेट करते हैं, है ना। तो उनको हम हेल्थ इंडिकेटर्स कहते हैं। और सोसाइटी में हर व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी हो, इसके लिए उसको टीका लगाना भी जरूरी है, इम्यूनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति समाज में स्वस्थ रहे और बीमार कम पड़े, इसके लिए वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन, हवा पानी भी, आबो हवा भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। पानी यदि पॉल्यूटेड होगा, एयर पॉल्यूटेड होगी, तो पॉल्यूटेड एयर से रिस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा होगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स होंगे, है ना। और यदि पानी खराब होगा तो डायरिया, लूज मोशन, डिसेंट्री, वाटर बॉर्न जो इन्फेक्शंस हैं उनके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रिवेंटिव एक्शन लेना भी जरूरी है कि ऐसा हम क्या करें कि हम डिजीजेस से बच सकें, डिसऑर्डर से बच सकें। जैसे भाई एक सीजन मच्छरों का आता है जिसमें मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो? ओडोमास लगा सकते हो, मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे हर डिजीज के प्रिवेंटिव एक्शन अलग अलग होते हैं। पर प्रिवेंटिव एक्शन लेने से क्या होगा, आप बीमारियों से बच सकते हो। और यदि आप बीमार पड़ गए हो तो आपकी रिकवरी, आपकी हीलिंग फास्ट हो सकती है। तो फार्मासिस्ट की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हर समाज में किसी भी मरीज को काउंसलिंग दे पाए। यदि किसी भी मरीज को कोई भी बीमारी है तो उस बीमारी का की काउंसलिंग फार्मासिस्ट उसको दे पाए। और हर बीमारी की काउंसलिंग अलग अलग होती है। भाई हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसको क्या हिदायत देनी है, डायबिटीज का पेशेंट है उसको क्या हिदायत देनी है, उसको क्या समझाना है, उसको उसके दवाइयों का लेने का तरीका क्या है। डॉक्टर तो प्रिस्क्राइब करता है, फार्मासिस्ट का काम है कि वो बताए कि दवाइयाँ कब कैसे लेनी है। तो ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो हर डिजीज की काउंसलिंग दे पाए, है ना। समाज में स्वास्थ्य को लेके अवेयरनेस स्प्रेड कर पाए, है ना। प्रिवेंटिव एक्शन कैसे बीमार होने से बचा जा सकता है, कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है, कैसे एक अच्छा जीवन बिताया जा सकता है। स्वास्थ्य केवल यही नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। स्वस्थ वही व्यक्ति है जो मेंटली भी फिट है, फिजिकली भी फिट है, स्पिरिचुअली भी फिट है। और हर हर डायमेंशन में यदि वो खरा उतरता है तो ही उसको स्वस्थ माना जाएगा। कोई व्यक्ति यदि चिड़चिड़ा है, गुस्सा आता है उसको, लड़ाई झगड़ा करते रहता है, चौक पे खड़ा है, टाइम पास कर रहा है, पैसा वैसा नहीं कमा रहा, एज हो गई फिर भी कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा, लापरवाह है, तो ऐसे व्यक्ति भी अनफिट कहे जाते हैं। ठीक है। तो WHO के हिसाब से वही व्यक्ति स्वस्थ है जो मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली साउंड है। और आपका फिनेंशियली भी साउंड होना जरूरी है। ठीक है। कोई व्यक्ति यदि फाइनेंशियली साउंड नहीं होगा तो उसकी जरूरतें पूरी नहीं होगी तो वो क्राइम कर सकता है ना। तो हर तरह से व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तभी वो ओवरऑल हेल्थ उसकी कंसीडर की जाएगी कि वो हेल्थी है। नहीं तो वो किसी न किसी पैरामीटर में यदि पीछे हो जाएगा तो वो हेल्थी नहीं माना जाएगा। ठीक है। सोशल फार्मेसी में आपको पॉपुलेशन की स्टडी भी करनी पड़ती है। सेंसस में हम पॉपुलेशन की गणना करते हैं, काउंटिंग करते हैं कि भाई भारत देश में कितने लोग रह रहे हैं, मेल कितने, फीमेल कितनी, है ना। और डेमोग्राफी में हम पॉपुलेशन की स्टडी इस हिसाब से करते हैं कि भाई मतलब किस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उनका वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पर कौन सी डिजीज ज्यादा होती है ना। और इस टाइप की स्टडी हम डेमोग्राफी में करते हैं, है ना। जेंडर रेशियो क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज क्या है, और वहाँ पर किस रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है। तो ये सब स्टडी डेमोग्राफी कहलाती है। अब डेमोग्राफी में जैसे किसी भी क्षेत्र में कोई प्रवाह, वहां से यदि किसी फीमेल का विवाह हो जाता है, वो दूसरी स्टेट में चली जाती है, तो उस केस में क्या होगा, प्रवास, प्रवास की वजह से
एक कैंडिडेट एक स्टेट से कम होके दूसरी स्टेट में बढ़ जाएगा, है ना। अब यदि लोग पैदा ज्यादा होंगे, बच्चे ज्यादा पैदा होंगे हर साल, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। और यदि लोग पैदा भी होंगे और मरेंगे भी, जैसे 100 करोड़ लोग थे, है ना, 1 करोड़ लोग पैदा हुए और 1 करोड़ लोग मर गए, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी ना। और यदि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है, तो लोग पैदा ज्यादा होंगे और मरेंगे कम, तो इस केस में क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना। और ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है ना, तो लोग मरते ज्यादा है ना, और पैदा भी कम हो पा रहे हैं, मरेंगे ज्यादा पैदा कम होंगे, तो वो देश एक वक्त आ सकता है कि वो देश खत्म हो जाएगा, है ना। तो डेमोग्राफिक साइकिल होते हैं, है ना। हर कंट्री किसी न किसी साइकिल में आती है। जैसे जर्मनी जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में है, जर्मनी की जनसंख्या कम हो रही है। वहां की सरकार कहती है आप बच्चे पैदा करो, हम आपको बोनस देंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, है ना, हम आपको सुख सुविधाएं देंगे यदि आप बच्चे पैदा करोगे तो। भारत में इसका उल्टा है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है भारत में, है ना। बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, भारत नंबर 1 पोजीशन पे आने वाला है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो परिवार नियोजन के कैंप लगाती है गवर्नमेंट, और लोगों को प्यार से बिठा के समझाती है कि बच्चे कम पैदा करो, उतने ही पैदा करो जितने पाल पोस के बड़े कर पाओ, ठीक है। क्योंकि बच्चे ज्यादा होंगे, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर वही क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं जो डेमोग्राफी में हम पढ़ते हैं, है ना। डेथ रेट मतलब मृत्यु दर, है ना। और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है 21 दिन के भीतर। और यदि कहीं कोई बच्चा जन्म लेता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन 7 दिन के भीतर कराया जाता है, ठीक है। बर्थ एंड डेथ एक्ट आया था 1969 में, तो उसी के आधार पे रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी रहता है। क्योंकि आपका बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट ये बहुत काम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यदि किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करना है, तो उसके पास यदि डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसको मरा हुआ नहीं माना जाएगा। किसी के मरे होने का सबूत होता है डेथ सर्टिफिकेट, उसके बिना कोई काम नहीं चलता। आपने वो ऑफिस ऑफिस देखा है मुसद्दी लाल, वो कहता है कि भाई आ, बोले आपका बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, तो बोले घूम गया फट गया, तो बोले उसके बिना काम नहीं चलेगा, तो बोले मैं जिंदा सामने खड़ा हूँ, तो बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तुम पैदा हुए हो ये तभी माना जाएगा जब तुम्हारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, है ना। तो ये सर्टिफिकेट बड़े जरूरी होते हैं, है ना, डेथ सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। इसको बनाने का मैंने आपको ड्यूरेशन बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ना। प्रवास, प्रवास और किन कंडीशन में हो सकता है बेटा। कोई व्यक्ति खाने कमाने दूसरी स्टेट में चला गया, अपने एमपी की कई लोग हैं खाने कमाने गए हैं बेंगलोर, पुणे, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में, वहाँ रोजगार ज्यादा है ना। तो प्रवास हो गया कि नहीं उनका, हो सकता है वो वहीं शादी कर ले, वहीं फैमिली बसाएं, बच्चे पैदा करें, वहीं का आधार कार्ड वार्ड सब वहीं शिफ्ट करवा लें, वहीं घर खरीद लें। तो ये प्रवास से भी तो जो एक स्टेट है उसकी जो जनसंख्या है, वहाँ की पॉपुलेशन है, वो कम हो सकती है और किसी स्टेट की बढ़ सकती है ना। अब ये इंटर स्टेट भी हो सकता है, और ये इंटरनेशनली भी हो सकता है भैया। कई लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता ले ली, वहां के नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन संविधान ज्यादा अच्छा लग रहा उनको, तो उन्होंने भारत छोड़ दिया, है ना। ऐसे भी आपको कई एक्टर एक्ट्रेस मिल जाएंगे जो भारतीय नहीं है, पर भी भारत में उनका बहुत नाम चलता है, तो उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता लेके रखी है ना। तो ये सब प्रवास का एग्जाम्पल है। सामान्यतः विवाह के बाद फीमेल का भी प्रवास हो जाता है ना। फीमेल अपने ससुराल चली जाती है ना। तो मायके से उसका फिर खुद का विशेष कांटेक्ट रह नहीं जाता है, फिर वो वहीं रहने लगती है, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं, एक तो प्रवास हुआ, मैरिज हुआ, विवाह, और जनन मतलब फर्टिलिटी, ठीक है, प्रजनन मतलब फर्टिलिटी, प्रजनन क्षमता, तो और मृत्यु। तो ये 4 चीजें हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई जनसंख्या कंट्रोल में रहे। गवर्नमेंट ये नहीं कह रही कि बच्चे पैदा मत करो, करो बच्चे पैदा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा बच्चे पैदा मत करो। हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, परिवार नियोजन अपनाओ। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई बच्चों के बीच में अंतर रखा जाए, है ना। अंतर इसलिए रखा जाए क्योंकि यदि एक औरत जल्दी जल्दी प्रेग्नेंट होगी, तो उसकी जान को खतरा रहेगा, वो कमजोर पड़ सकती है वो,
है ना। तो कम से कम 2-3 साल का अंतर रहेगा तो उसकी रिकवरी हो जाएगी, उसकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे तो उसकी बॉडी रिकवर हो जाएगी और अगली बार वो फिर प्रेग्नेंट होने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो परिवार नियोजन की काउंसलिंग दी जाती है जो फार्मासिस्ट देता है ना। फीमेल फार्मासिस्ट होगी तो वो फीमेल को समझाएगी, और मेल फार्मासिस्ट होगा तो वो मेल को समझाएगा कि परिवार नियोजन कैसे किया जाता है। परिवार नियोजन का मतलब होता है अपने परिवार में सदस्यों की संख्या को नियंत्रित रखना। और फैमिली क्या होता है? फैमिली होती है जब मेल और फीमेल आपस में मिलते हैं और शादी कर लेते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं, तो फिर उनकी अपनी फैमिली बन बन जाती है ना। फैमिली तभी बन सकती है जब दो मेल मेल और फीमेल के बच्चे हो जाएंगे, तभी वो उनकी फैमिली बनेगी। एक व्यक्ति से फैमिली कभी नहीं बनती। फैमिली में कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, है ना। तो फैमिली की शुरुआत होती है शादी से, है ना। अब विदेशों में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे देश का कल्चर ऐसा कहता है कि भाई बच्चे शादी के बाद ही होने चाहिए, तो ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो शादी से शुरुआत हो जाती है फैमिली की। फैमिली तो आपको पता ही है क्या है, परिवार। और परिवार में सदस्यों की संख्या मतलब नियंत्रित होनी चाहिए। कहीं कहीं देखा गया है कि 10-10 20-20 बच्चे पैदा हो गए हैं और उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि भाई शादी की एक उचित उम्र भी होना चाहिए, है ना। अब जैसे किसी ने नाबालिग से शादी कर ली तो उसको जेल हो जाएगी, है ना। तो ये हमारे देश का कानून ऐसा है जो कहता है कि भाई लड़के कम से कम 21 साल के हो और लड़की कम से कम 18 साल की हो। ठीक है, क्योंकि पीरियड शुरू हो जाते हैं 13, 12, 13 साल से, तो प्रेग्नेंट तो हो सकती है फीमेल, लेकिन उस एज में शादी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि यदि वो उस एज में प्रेग्नेंट होगी तो उसकी जान को खतरा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो अभी डेवलपिंग फेज में है। तो उसको उस वक्त उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। जब वो 18-19 की हो जाती है फिर कोई दिक्कत नहीं है। इवन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फर्टिलिटी कम होती है फीमेल्स की। सर्वे ऐसा कहते हैं कि भाई जिन फीमेल्स की एज 35+ हो गई है आज के समय में, उनको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और यदि कंसीव हो भी जाए तो फिर मिसकरेज की पॉसिबिलिटी रहती है। और यदि डिलीवरी हो भी जाए तो डिलीवरी में जो बच्चा है उसमें डिफेक्ट्स आ सकते हैं। फोकोमेलिया और न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इमेच्योर्ड बेबी पैदा होगा समय से पहले। तो इसीलिए शादी की एक उम्र होती है, उस एज में ही शादी करना ज्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो फिर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ता है। तो शादी की उम्र है लड़कों की 21 और लड़कियों की है 18। ठीक है, इसके बाद ही शादी होनी चाहिए, तो स्वस्थ बच्चे पैदा होंगे। और जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में होना ज्यादा सही है, क्योंकि पहले दाइयां घर पे करती थी और केस बिगड़ जाते थे, तो जान चली जाती थी बच्चे की या माँ की या दोनों की। तो उस हिसाब से क्या है, अभी जननी एक्सप्रेस सुविधा दे रही है गवर्नमेंट, ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाओ। आशा कार्यकर्ता को बता दो कि हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो थोड़ा ध्यान रखती है, हर महीने आते रहती है। कोई कैंप होता है, कोई टॉनिक वॉनिक रहती है कैल्शियम आयरन की, तो वो दे देती है घर लाके। या आप वहाँ जाके सेंटर पे ले सकते हो। क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि उसके पेट में भी बच्चा पल रहा है, उसको भी भोजन चाहिए, उसको माँ को भी भोजन चाहिए, बच्चे को भी भोजन चाहिए, तो उसकी न्यूट्रिशनल नीड बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मदर और चाइल्ड दोनों की हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में हमको पढ़ना है ना। परिवार नियोजन के लिए बेटा सबसे पहले समझाया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, है ना। गर्भ निरोधक गोलियां जो कि निशुल्क उपलब्ध है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन की नेचुरल मेथड भी होती है। यदि इंटरकोर्स के दौरान अ, अंदर इजैकुलेट नहीं हो मेल, तो फीमेल कंसीव नहीं करेगी। तो इसके नेचुरल मेथड होते हैं, कैलेंडर मेथड होता है। कैलेंडर मेथड में क्या होता है, जो फर्टाइल पीरियड होता है ना, किसी भी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल के बेसिस पे उसका एक फर्टाइल विंडो होता है। उस विंडो में यदि संसर्ग नहीं होगा तो कंसीव नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से भी हो सकता है ना। तो नेचुरली भी ट्राई कर सकते हो। और केमिकल मेथड भी है, फिजिकल मेथड भी है, मैकेनिकल मेथड भी है, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी है ना। और टर्मिनल मेथड भी है।
टर्मिनल मेथड में नसबंदी आता है, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। और बिहेवियर बिहेवियर से रिलेटेड एक मेथड है, मतलब संयम रखे अपने जीवन में। यदि दो बच्चे हो गए हैं तो उसके बाद संयमी जीवन जिए आप, तो भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही कठिन है आज के समय में, है ना। संयमित जीवन जीना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अपनाए जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और केमिकल मेथड में कुछ जेली क्रीम्स आती हैं जो कि स्पर्मीसाइडल नेचर की होती है। स्पर्मीसाइडल मतलब स्पर्म सेल को मार देने वाली। स्पर्म सेल मर जाएगा, ओवा को डिफ्यूज नहीं करेगा, तो कंसीव नहीं होगा, है ना। और आपका मैकेनिकल मेथड में आता है कॉपर टी। कॉपर टी एक डिवाइस होता है जिसमें कॉपर होता है। कॉपर में पावर होती है कि वो स्पर्म को, वो बच्चादानी के मुंह को ब्लॉक कर देता है वो, है ना। मतलब टी शेप का रहता है, आपके प्रैक्टिकल में भी है वो, तो बुक में आप देखिएगा टी शेप का एक डिवाइस रहता है ना। अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको पढ़ने हैं। जैसे किसी ने कॉपर टी लगवाई है तो वो मतलब रिवर्सिबल होती है, हटवा ले फीमेल तो फिर वो बच्चा पैदा कर सकती है। तो कॉपर टी लगाई भी जा सकती है और हटाई भी जा सकती है ना। पर जो ये वेसेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी होती है, ये मतलब परमानेंटली हो जाती है ना। वैसे तो इसको भी खोला जा सकता है, वो नली जो बांध देते हैं काट के, है ना, उस पे कट लगाया जाता है और उस नली को बंद कर दिया जाता है। तो फीमेल के ओवरी से ओवा बाहर नहीं आता, और मेल की जो वासा डक्ट होती है उससे स्पर्म बाहर नहीं आता, है ना। तो स्पर्म बाहर नहीं आएगा, ओवम बाहर नहीं आएगा, तो फिर प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब मेथड्स आपको पता होना चाहिए जो कि परिवार नियोजन के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। और फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी पूछते हैं परीक्षा में कि भाई फार्मासिस्ट का क्या रोल है, तो वही फार्मासिस्ट काउंसलिंग देगा, परिवार नियोजन से संबंधित बताएगा, है ना, मोटिवेट करेगा। और जो लोग नसबंदी में इंटरेस्टेड है उनकी नसबंदी करी जाएगी हर महीने। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हर 2-3 महीने 6 महीने में नसबंदी के कैंप लगते हैं, और फीमेल और मेल्स की नसबंदी की जाती है। फीमेल की नसबंदी अ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, मेल की नसबंदी बहुत जल्दी हो जाती है, और गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रलोभन भी देती है कि लोग नसबंदी करा ले, तो इसके लिए 2-3 हज़ार रुपए की सांत्वना राशि दी जाती है ना। और नसबंदी एकदम निशुल्क होती है और एकदम पेनलेस होती है ना। इसमें मतलब किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता पेशेंट को। तो जिनके 2 बच्चे हो गए हैं और वो चाहे तो नसबंदी करवा सकते हैं। नसबंदी करने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि आप सेक्सुअल प्लेजर आपको फील नहीं होगा, वो एज इट इज फील होता है ना। बस इतना है कि कंसीव नहीं होगा, बाकी सब कुछ एज इट इज चलता है, किसी चीज में कोई डिफरेंस नहीं आता, है ना। और बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस दिन सर्जरी होती है तो 2-4 दिन आपको बेड रेस्ट करना पड़ता है ना, क्योंकि वहां पर कभी कभी जैसे कुछ टाका लगा हुआ है या कुछ इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी है, तो थोड़ा सा 1-2 दिन आपको ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट को, बस फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मासिस्ट क्या है, गवर्नमेंट जो पर्चे वर्चे देती है उपलब्ध कराती है, वो पर्चे दे देता है जिसको जरूरत पड़े, है ना। कोई लीफलेट है, कोई पत्रक है ना। और कोई पोस्टर आपने देखा होगा, जगह जगह पोस्टर लगे रहते हैं, दीवारों पे गुदा रहता है, उकेर देते हैं, चित्र बना देते हैं, है ना। तो वो सब, और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करती है गवर्नमेंट। तो ये सब अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है सोसाइटी में, है ना। स्तनपान तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, स्तनपान के क्या फायदे होते हैं, है ना। माँ को भी फायदे हैं, बच्चे को भी फायदे हैं। माँ का जो पहला पीला चिपचिपा दूध रहता है ना, उसको 5 से 7 दिन तक आता है डिलीवरी के बाद तक, तो उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है ना। माँ का पहला दूध जो कि गाढ़ा पीला और चिपचिपे रंग का होता है, 5 से 7 दिन तक आता है वो दूध, उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए माँ का दूध ही सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी रहती है। छोटे बच्चे में कोई एंटीबॉडी तो उसका शरीर तो बना नहीं पाता है, तो माँ के दूध से ही मिलती है उसको। दुनिया में हर बच्चे को हो सके तो 2-3 साल अपने माँ के दूध पे ही रहने की कोशिश करना चाहिए, 6 महीने तो कम से कम रहना ही चाहिए। जो बच्चा माँ के दूध पे रहेगा वो आगे चल के शक्तिशाली होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, उसके शरीर में एक अजब गजब की ताकत रहेगी। तो माँ के दूध में मिनरल, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ रहता है, और लगे तो एंजाइम भी रहते हैं,
जैसे बच्चे ने दूध पिया माँ का, तो वो दूध को पचाने के लिए उसमें जो फैट है उसके लिए लाइपेज एंजाइम भी रहेगा उसमें, ये लो। और उसमें लैक्टोज शुगर भी रहेगी जो कि दूध में पाई जाती है ना। तो माँ का दूध को कंप्लीट फूड कहा जाता है, और इससे बेटर फूड कुछ भी नहीं होता बच्चे के लिए। ना कोई सेरेलैक होता है, ना कोई मार्केट का प्रोडक्ट होता है। और माँ को भी बहुत मतलब सपोर्ट मिलता है जब बच्चा दूध पीता है। तो यदि कोई माँ बच्चे को दूध पिला रही है तो वो अगली बार जल्दी कंसीव करेगी वो। ठीक है। और उसके जो यूट्रस के साइज में जो चेंजेस आए हैं वो भी एज इट इज पहले जैसा हो जाएगा। मतलब वो रेडी हो जाएगी दूसरे बच्चे को जन्म देने के लिए। तो बहुत सारे फायदे हैं। और उसको ब्लीडिंग नहीं होगी, ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। और एक साइकोलॉजिकली सपोर्ट मिलता है। और उसकी बॉन्डिंग भी बढ़ती है बच्चे से। है ना, आपने देखा होगा कि बच्चे माँ से बहुत ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि वो गर्भावस्था के दौरान माँ से ही न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर उसके बाद माँ का ही दूध पीते हैं। तो माँ से बच्चों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये सारी चीजें हैं। यदि माँ को कोई भी प्रॉब्लम हुई है प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे माँ का वेट गेन हो गया है, चर्बी छा गई है, मोटापा आ गया है ना, तो ये मोटापा भी माँ का कम हो जाएगा यदि बच्चे को वो दूध पिलाएगी तो। ठीक है। तो ये भी फायदे हैं, और उसको कोई भी इन्फेक्शन भी नहीं होगा। जो आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं ना, ये भी उसको इन्फेक्शन नहीं होंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है। और उसकी बॉडी का शेप एंड साइज पहले जैसा हो जाएगा, सारी चीजें मतलब एक हेल्थी प्रोसेस है ये। है ना। तो ऐसा है। इम्यूनिटी पे क्वेश्चन आता है, इम्यूनिटी क्या है? वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप की जाती है ना। टीकाकरण का चार्ट मैंने आपको पढ़ने का कहा था, पढ़ा आपने? चार्ट याद कर लेना टीकाकरण का। है ना। मैंने वो वीडियो भी आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने टीकाकरण के चार्ट को एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और क्वेश्चन आता है आपका ड्रग अब्यूज पे, दवाइयों का दुरुपयोग करना। जो दरुए होते हैं, बेवड़े होते हैं, तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं, खैनी चबाते हैं, गांजा, है ना, और ये जो स्मैक मारते हैं, हुक्का लॉन्च पे जाके नशे वाला हुक्का पीते हैं, चरस गांजा अफीम जिनको लत पड़ी हुई है, उनको बोलते हैं ड्रग अब्यूज। है ना। ड्रग अब्यूज गलत होता है। दवाइयों का उपयोग बीमारी के इलाज में किया जाता है, ना कि नशा करने के लिए। लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी होती है जो मेंटल स्टेट को चेंज कर देती है ना। तो उनको नारकोटिक की कैटेगरी में रखा गया है। नारकोटिक मतलब नींद नशा वाली दवाई। है ना। और कुछ डिजीज व्यक्ति को उसके ऑक्यूपेशन की वजह से भी हो जाती है। जैसे जो लोग धागा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं उनको रिस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम हो जाता है। जो लोग स्टेरॉइड बनाने की कंपनी में काम करते हैं वो लोग इनफर्टाइल हो जाते हैं। तो जब कोई फैमिली प्लानिंग कर ले उसके बाद ही उसको स्टेरॉइड बनाने की फैक्ट्री में काम करना चाहिए, नहीं तो वो बांझ हो सकता है। तो ये होता है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज आपको इसमें आता है साइको सोशल फार्मेसी में। है ना। मेरुजुआना, है ना, तंबाकू, और चाय, चाय में कैफीन रहता है, तो ये सब आपको एडिक्टेड बनाते हैं, आपको लत पड़ जाती है। ठीक है। अल्कोहल, है ना, ये सारी चीजें, अफीम, गांजा, और आपका क्या बोलते हैं, भांग, ये सब इसमें ही आता है। ठीक है। इससे परिवार का माहौल खराब होता है, और परिवार के बच्चे बिगड़ते हैं, वो आगे चल के दारू पियेंगे, पैसा बर्बाद करेंगे, और उनको समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। इसीलिए ड्रग अब्यूज की काउंसलिंग पेशेंट को देना बहुत जरूरी है। नशा इंसान को कमजोर बनाता है, क्राइम को बढ़ावा देता है। तो इसीलिए नशे से परहेज करना चाहिए हर व्यक्ति को। और फैमिली डिस्प्यूट का बहुत बड़ा कारण भी है, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, पारिवारिक संबंध खराब हो जाते हैं। उसमें मधुरता को बनाए रखना है तो नशे को छोड़ना पड़ेगा। अब जो लोग नशे की लत जिनको लग चुकी है उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं। है ना। और उनको समझाया जाता है प्यार से, और नशा छोड़ने के लिए मतलब मोटिवेट किया जाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ ड्रग्स के नाम आपको याद रखना है, जैसे जो एंजियोलाइटिक ड्रग्स हैं जो एंजाइटी को कम करती है ना। साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है जिस जो मन पे प्रभाव डालते हैं। है ना। एंजाइटी मतलब व्याकुलता, घबराहट को कम करने वाली दवाइयाँ। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो पागलपन के ट्रीटमेंट में जो दवाइयाँ यूज होती है, जैसे हेलोपेरिडोल के इंजेक्शन है, रेस्पेरिडोल है ना। और स्लीपिंग पिल्स है। स्लीपिंग पिल्स में जैसे एल्प्राजोलम है, और नाइट्राजेपाम, ये वाले ग्रुप की जो दवाइयां हैं। मॉर्फिन है जो कि एनाल्जेसिक एज यूज होता है।
नॉस्केपिन है जो कि खांसी के सिरप में डलता है, कोडीन फॉस्फेट, ये सब नार्कोटिक ड्रग की कैटेगरी में आता है। जैसे फेंटानिल का इंजेक्शन है, पेंटाजोसिन है, मेथाडोन है, पैथिडीन है ना। ये सब एग्जाम्पल्स है आपके नार्कोटिक ड्रग्स के। अब जो व्यक्ति नशा करता है उसको उसका बीपी भी लो रहता है, उसकी पल्स भी लो हो जाती है, उसकी ब्रीदिंग रेट कम हो जाती है, उसका दिमाग स्लो काम करता है ना। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है। और आपको सोशल फार्मेसी में माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़नी है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स का इंडस्ट्रीज में यूज होता है, अल्कोहल के प्रोडक्शन में, है ना। और हमारे इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो कि विटामिन की सिंथेसिस में, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, है ना। दही में जैसे लैक्टोबैसिलस रहता है, तो खाने के साथ में थोड़ा सा दही खाना चाहिए। ठीक है। और हमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिएंट्स से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ना। हमारी ग्रोथ प्रमोट होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारे बॉडी के सारे फंक्शन रेगुलेट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन और एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, और ये सब हमें डाइट से मिलता है। तो हमारी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित आहार हमें लेना है। फूड हमारा फोर्टिफाइड होना चाहिए। फोर्टिफाइड मतलब उसमें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशंस ऐड किए जाने चाहिए। फूड में किसी भी प्रकार का कोई एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी हम फल खाते हैं वो आर्टिफिशियली पकाए ना गए हो, है ना। क्योंकि एसिटिलीन और एथिलीन नाम के कुछ केमिकल्स आते हैं, गैसेस आती है, जिससे पकाया जाता है फलों को। पेस्टिसाइड्स को एक लिमिट तक ही यूज करना है ना। कीटनाशक जो होते हैं, इस पे सब पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, फोर्टिफिकेशन क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, पेस्टिसाइड्स क्या है ना। जैसे बोरिक एसिड है, डीडीटी है, हर्बिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये सब पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं कंट्रोल करने के लिए पेस्ट को, है ना। और न्यूट्रास्यूटिकल्स पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। न्यूट्रास्यूटिकल्स मतलब इसमें विटामिन्स आते हैं, और इसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो ये सब है आपका, है ना। इपिडेमियोलॉजी मतलब महामारी विज्ञान। महामारी से तो अभी अभी पीड़ित हुए हैं बहुत लोग। 2019 की बात है, कोविड आया था, कोविड 19, है ना। किस तरह से फैला, लोग कितने लोग मरे, इसका स्प्रेडेबिलिटी रेट क्या है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज किया गया, है ना। और हमने इससे लड़ने के लिए वैक्सीनेशन लगवाया। पूरे कोविड का आपको लिखना है इसमें सब, इपिडेमियोलॉजी में। इपिडेमियोलॉजी की हिंदी होती है महामारी विज्ञान। तो महामारी कैसे फैली, कहाँ से फैली, पेंडेमिक है, एंडेमिक है, एपिडेमिक है ना। उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकते हैं, है ना। कैसे फैलता है, ये सब कुछ, उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, तो ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आपको पढ़ना है। कम्युनिकेबल में संक्रामक रोग आते हैं, ठीक है। WHO, यूनिसेफ, हेल्थ पॉलिसीज, इन पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ठीक है। परिवार कल्याण विभाग और हेल्थ डिपार्टमेंट, इन सब पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। और इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। चलिए कल आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है बेटा किसी को? हम्म। कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछा? चलो तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं हम लोग।